नमस्कार, संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अपने टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, यानी अपन पढ़ रहे हैं संक्रमण श्रेणियों के तत्व। संक्रमण श्रेणियों के तत्वों में अभी जो टॉपिक है अपना वो चल रहा है इनके सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म में दो पढ़ लिए अपन ने, एक पढ़ा है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक जो क्वेश्चन है वो अपन ने पढ़ा है इनके लिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, आज अपन बात करते हैं इनके लिए थर्ड जो आता है वो इन्हीं से रिलेटेड है, यानी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था और इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड है। इसकी बात करते हैं अपन चुंबकीय गुणों की। देखिए क्या है अपने पास में। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनके थर्ड पॉइंट, संक्रमण श्रेणी के चुंबकीय गुण। ठीक है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे अपन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए क्या क्या अपन को पढ़ना है। पहला, यहाँ पर एक चीज अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, यानी इलेक्ट्रॉन जब इनमें भरते हैं तो कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, अयुग्मित अवस्था में, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, युग्मित अवस्था में। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर अपन चुंबकीय प्रकृति बताएंगे दो प्रकार की। ठीक है, दो प्रकार की कौन सी बताएंगे, एक तो बताएंगे अनुचुंबकीय और एक क्या बताएंगे, प्रतिचुंबकीय। देखिए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं ये अपन को पता है कि जब अपन किसी पदार्थ को किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, तो अगर उस पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाएं अपनी ओर आकर्षित होती हैं, अधिक बल रेखाएं गुजरती हैं, या अपन ऐसे कहें वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या रहता है, आकर्षित होता है, तो वो गुण तो क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय। और दूसरा क्या कहते हैं, अगर किसी पदार्थ को अपन ने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है। जैसे ये अपन ने चुंबक रखा, ये एन और ये एस। ठीक है, अपन ने कहा यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने, ये कोई पदार्थ। ठीक है, इस पदार्थ में अपन ने कहा चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, ये अगर पदार्थ जो है इसमें से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, तो ये पदार्थ तो कैसा है, अनुचुंबकीय। दूसरा, अगर अपन ने यहाँ पर क्या रखा, चुंबक रखा, ये क्या रख दिया अपन ने, कोई पदार्थ, और जब इस पदार्थ को रखें तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करें, प्रतिकर्षित करें, यानी इसमें से नहीं गुजरे, तो ये जो गुण है ये क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय कहलाता है। ठीक है, अब ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण जो होता है, यानी अपन यहाँ पर चुंबकीय प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चुंबकीय प्रकृति होती है वो हमेशा किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, यानी जब किसी तत्व में क्या उपस्थित रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तब तो उसकी प्रकृति कौन सी होती है, अनुचुंबकीय होती है। ठीक है, और अगर अपन कहें कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में है, युग्मित अवस्था में है, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, प्रतिचुंबकीय हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक दूसरे का चुंबकीय गुण है वो क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आज अपन, टॉपिक क्या है अपना, तो अपन ने कहा चुंबकीय गुणधर्म है, तो क्या लिखेंगे कि जिन संक्रमण तत्वों में, जिन संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, वे अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, वे अनुचुंबकीय, ऐसे याद रखेंगे अपन, अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, जबकि जिन तत्वों में
सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि युग्मित अवस्था में एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के प्रति समांतर एक दूसरे के विपरीत रखा जाता है जिससे ये एक दूसरे के चुंबकीय गुणों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत भरने के कारण ये चुंबकीय गुणों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर किसी तत्व में चुंबकीय गुणों की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय गुण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की दो गति के कारण होते हैं। तो क्या कहेंगे? किसी भी तत्व में चुंबकीय गुणों का मान इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति तथा कक्षीय गति दोनों का परिणाम होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो मैं इसको अलग से नोट के रूप में लिखूंगी। क्या लिखेंगे? कि सिर्फ 3D संक्रमण श्रेणी में, क्या लिखेंगे? 3D संक्रमण श्रेणी में चुंबकीय गुणों का मान केवल इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति का परिणाम माना जाता है। चक्रण गति का परिणाम माना जाता है क्योंकि यहाँ कक्षीय गति का मान शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, यानी केवल और केवल कौन सी गति आएगी? इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति। कक्षीय गति का मान है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिर्फ चक्रण गति है तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण तत्व द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान
चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न प्रकार दिया जाता है। निम्न प्रकार दिया जाता है। निम्न प्रकार दिया जाता है। कैसे देते हैं? देखो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 2, जहां पे एन जो होती है वो क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या क्या लिख सकते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। तो अपन कहेंगे 3D श्रेणी का चुंबकीय आघूर्ण, म्यू जो है वो किसको बता रहा है यहाँ पर? चुंबकीय आघूर्ण। कंफ्यूज मत होना, म्यू के द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण भी बताया जाता है। ठीक है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट एन प्लस 2। और यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसके मात्रक की बात करें तो ये होता है Bm, यानी बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो 3D संक्रमण श्रेणी में जो चुंबकीय गुण है वो केवल और केवल किसके कारण आते हैं? इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के कारण। और ये यहाँ पर मान क्या होता है? म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है 3D संक्रमण श्रेणी के चुंबकीय गुणों को समझाइए। तो देखो अपन एक टेबल बना के इनको समझाएंगे। कैसे? सबसे पहले वही वापस है, क्या लिखेंगे इनका? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। फिर क्या लिखेंगे? तत्व। फिर तत्व के लिए क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन क्या निकालेंगे? एन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से क्या निकालेंगे? म्यू। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2। बात करें तो अपन ने कहा सबसे पहले, देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? तत्व की। तो अपन ने कहा परमाणु क्रमांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तत्व कौन कौन से हैं? तो तत्वों के नाम नहीं लिखूंगी मैं, सिर्फ तत्व लिखूंगी, याद हो जाने चाहिए आपको। स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, 26 पे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इनका वो किस तरह से लिखेंगे? तो अपन ने कहा स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो अपन ने कहा 3D1 और ये कितना हो जाएगा? 4s। तो देखो 4s में तो कितने होते हैं? 2। तो अपन ने कहा ये तो हो गए 4s2, तो ये हो गया 4s2 और 3D कितना होता है? 1। दूसरा देखो टाइटेनियम, तो अपन ने कहा टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। आराम आराम से देखते जाओ ताकि साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपन को याद हो जाए। देखिए टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4s2 3d2। सही है। इसके बाद देखिए वैनेडियम। वैनेडियम के लिए ये अपन ने बनाए 3D कक्षक। टोटल 3D कितने हैं? तो अपन ने कहा 5 हैं। ये क्या बनाया इसके लिए? 4s। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4s2 3d3। ओके, क्रोमियम पर क्या लगा रहता है? स्टार। कोई दिक्कत नहीं, तो बनाते हैं अपन इसके अंदर। सबसे पहले तो क्या बनाएंगे? 3D कक्षक। ये बनाए। ये कौन सा है? 4s। इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो क्या होता है? 3d5। ये 3d5 और ये क्या होता है? 4s1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए Mn की बात करते हैं। Mn के लिए वो से वापस से ये 3D बनाए अपन ने।
और ये कौन सा कक्षक बनाया 4s। देखिए Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो बनेगा 3d कितने होते हैं 5, ये बनाया, और ये क्या बनाया 4s2, कोई दिक्कत नहीं। फिर बनाते हैं किसके लिए Fe के लिए। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो बनेगा 3d कितना रहता है 6, तो क्या भरेंगे 6, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, और 4s में कितने रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर बनाते हैं किसके लिए कोबाल्ट के लिए। देखो कोबाल्ट के लिए बनाएंगे तो ये 3d और ये 4s। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d 7, तो देखो पहले कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर 6 और 7 और ये 4s2। देन कौन आता है निक्कल। निक्कल के लिए बनाएंगे तो अपन ने कहा ये तो 3d और ये क्या बनाया अपन ने 4s। बनाते हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4s2। फिर कॉपर, कॉपर पे क्या लगा होता है स्टार। 3d में होने तो कितने चाहिए 9, लेकिन हो जाएंगे कितने टोटल 10, और ये क्या है 4s। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 4s1। फिर बनाते हैं लास्ट किसके लिए जिंक के लिए। तो जिंक के लिए वही वापस से 3d में कितने होंगे 10, 4s में भी कितने होंगे 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 4s2। ठीक है, ये आप बनाएं तो एकदम सीधे में बनाना क्योंकि डी कक्षक हैं, आपको इस तरह से बनाने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या आते हैं, तो अपन ने कहा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ढूंढने। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो अकेले इलेक्ट्रॉन है, यानी एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बहुत आसान हो जाएगा इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, क्योंकि अगर मैं 3d1 वैसे लिख देती थोड़ा सा कई बच्चों को दिक्कत आ सकती थी। देखो स्केडियम की बात करते हैं, n की वैल्यू कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ये तो युग्म के रूप में, इसका तो कुल कितना हो जाएगा 0। अब देखिए टाइटेनियम में टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो अपन ने कहा 2, सही। वेनेडियम में देखिए ये तो युग्मित, तो कितने अयुग्मित बच गए, तो अपन ने कहा 3। अब ध्यान से देखना क्रोमियम की बात करते हैं तो कितने आएंगे अयुग्मित 1 2 3 4 5, ये भी तो क्या है अयुग्मित है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बताइए Mn की बात करते हैं मैंगनीज की, तो कितने हैं, ये तो युग्मित हो गया, तो बच गए कितने, तो अपन ने कहा ये कितने बच गए अपने पास में 5। ठीक है, Fe में अपन ने एक और युग्मित करा दिया, तो अपने पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी 4। फिर देखिए कोबाल्ट एक और युग्मित हो गया, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी अपने पास में 3। फिर बात करते हैं किसकी कॉपर की। कॉपर से पहले निक्कल की, निक्कल के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। उसके बाद में बात करते हैं कॉपर कितना है 1, और जिंक में बात करें तो कितना है 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो बात आती है, तो अपन ने कहा इनके लिए अब क्या पढ़ेंगे, तो म्यू निकालेंगे। म्यू रखते हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट म्यू की जगह रखेंगे मान, तो लिखा √nn+2, n की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगी 1 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 × 1 कितना होएगा 3, और 3 का रूट यानी म्यू = कितना आएगा यहाँ पर 1.73। सही है। नेक्स्ट देखिए 2 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 × 2 = 8, √8 कितना होता है पता नहीं, तो अपन ने कहा इसको अपन लमसम में निकालेंगे। √9 का मान कितना होता है, तो अपन ने कहा 3 होता है। ठीक है, तो √8 कितना होगा, तो अपन ने कहा 3 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी ले लेंगे, जैसे 2.89 लमसम ले लिया। नेक्स्ट देखिए 3 निकालते हैं, n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, तो 3 + 2 कितने हो गए 5,
5 दिए 15, √15 की वैल्यू नहीं पता, √16 कितना होता है 4, तो अपने का √15 कितना हो गया 4 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.87 लमसम लेना है। नेक्स्ट देखिए 6 रखेंगे तो वापस से वही 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 8 × 6 कितना हो जाएगा 48। अब अगर √48 तो नहीं पता, √49 कितना होता है 7, तो 48 का क्या होगा 7 से थोड़ा सा कम, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.91। तो देखो ऐसा लग रहा है ना कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके समथिंग पॉइंट में क्या लगाते हैं ना कोई वैल्यू। तो मैं अब सीधा लिख दूं, जैसे इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी लिख दें 5.93, इसके लिए म्यू की वैल्यू 4 जैसे रख दी 82, इसके लिए म्यू की वैल्यू हो जाएगी 3.87, इसके लिए म्यू की वैल्यू 2.89, इसके लिए म्यू की वैल्यू 1.73, और जिसमें एन की वैल्यू 0 उसके लिए म्यू की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चुंबकीय गुणों की बात कर रहे थे अपन। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहला चुंबकीय गुणों के मान होते हैं वो हमेशा किसके कारण होते हैं, तो अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और चक्रण गति। लेकिन यहाँ पर 3D श्रेणी जब पढ़ते हैं तो अपन ने कहा कक्षीय गति का मान कितना आता है 0, और कक्षीय गति का मान आता है, तो ये चुंबकीय गुण सिर्फ और सिर्फ निर्भर करते हैं किस पर, तो इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति पर। इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति जो होती है उसके लिए बात करें तो म्यू की वैल्यू क्या आती है √n+2 आती है। n यहाँ पर क्या होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अपन ने कहा कौन से तत्व में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लिए अपन ने लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया तो यहाँ से क्या निकल गया n निकलते क्या निकल गया म्यू। सही है, और अपन एक लाइन पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये तो कैसे प्रकृति के होते हैं, तो देखिए अनुचुंबकीय प्रकृति, तो कैसे होंगे, तो अपन ने कहा इनका जो वैल्यू होता है वो किस पर डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले अनुचुंबकीय, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं युग्मित, वो कौन सी प्रकृति रखते हैं प्रतिचुंबकीय प्रकृति रखते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है यहाँ से, यहाँ पर एक तो पूछ लेता है पूरा ही क्वेश्चन क्या कि 3D संक्रमण श्रेणी के चुंबकीय गुणों को बताइए, तब तो अपन इस तरह से लिख देंगे, या अपन को देखो अलग अलग क्वेश्चन दे देता है। जैसे दो टाइप के क्वेश्चन है, या तो पूछ लेता है चुंबकीय प्रकृति या फिर पूछ लेता है चुंबकीय आघूर्ण। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको और ऐसे कह दूं, एग्जाम्पल क्या है कि निम्न तत्वों की अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति को बताइए। तो देखो एग्जाम्पल ले दिया, जैसे मैंने स्केडियम +3, कॉपर +1, टाइटेनियम +4, Fe+2, कोबाल्ट +3, Mn+2, कोई भी दे सकता है, मैंने अपनी मर्जी से ये 3-4 तत्व हैं वो इसे लिख के दे दिए आपको, है ना। तो देखो क्या करना पड़ेगा अपन को, सबसे पहले अपन ने कहा इनके लिए अपन को पता पड़ना पड़ेगा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालेंगे इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो सबसे पहले स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो अपन ने कहा 3D1 4s2, यही होता है। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है +3, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से भी डी से भी गया, तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच गई इसके पास में 0, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है तो सारे युग्मित बच गए, और युग्मित होते हैं उनकी चुंबकीय प्रकृति कौन सी आती है, तो अपन ने कहा प्रतिचुंबकीय, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को एक दूसरे से क्या करेंगे प्रतिकर्षित। दूसरा देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D10 4s1, यही होता है। अब बताओ कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है +1, तो +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, बताओ
एक बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दें। डी में कितने हैं 10, तो डी में 10 कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, यानी सारे के सारे क्या है युग्मित, यानी n का वैल्यू फिर से कितना आएगा 0, फिर से 0 आएगा, तो प्रकृति कैसी आ जाएगी प्रति चुंबकीय। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है अपन को, टाइटेनियम में +4, बताओ जी टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है 22 पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है +4, बताओ +4 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये गए 2 ये गए, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो n की वैल्यू कितनी बच गई 0, बताओ 0 वाले में प्रकृति कैसी आ जाएगी प्रति चुंबकीय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं किसका Fe+2, Fe आयरन कितने नंबर पे आता है 26 पे, तो अपने का 26 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं 3d6 4s2, बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दे रखी है, तो बनेगा n ये +2 दे रखी है, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, कितना बच गया 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक युग्म बन जाता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच जाती है 4, एक भी है तो प्रकृति कैसी होगी अनुचुंबकीय होगी, तो यानी इसकी जो चुंबकीय प्रकृति आएगी वो कैसी आएगी अनुचुंबकीय, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोबाल्ट +3 की, देखो कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है 27, 3d7 4s2, सही, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 तो 4s में से गए, एक किस में से जाएगा डी में से, बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया 3d6 वापस Fe वाला, तो n की वैल्यू फिर से कितनी आएगी 4, प्रकृति कैसी आएगी अनुचुंबकीय। Mn+2, Mn कितने नंबर पे आता है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दे रखी है +2, 2 इलेक्ट्रॉन गए, क्या बच गया 3d5, n की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी प्रकृति कैसी हो गई इसकी अनुचुंबकीय, ठीक है। अब देखो जिसमें जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसकी प्रकृति उतनी ही ज्यादा क्या आएगी अनुचुंबकीय आती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से पूछ लिया जाता है जिसमें अपन को कोई तत्व दे देता है किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में और पूछ लेता है यहाँ पर कि इसकी अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति को समझाइए, या फिर एक क्वेश्चन आता है वो पूछ लेता है चुंबकीय आघूर्ण का। देखिए कैसे क्वेश्चन है अपने पास में कि निम्न तत्वों को उनके चुंबकीय आघूर्ण के आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। तो देखो या तो चुंबकीय आघूर्ण पूछ सकता है या कोई क्रम पूछ लेता, आरोही या अवरोही, आरोही बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। जैसे कोई भी रैंडमली अपन को क्वेश्चन दे देता है, जैसे टाइटेनियम में +4, वेनेडियम में +4, Mn +2, क्या दे दिया Fe+2, इसके अलावा क्या दे सकता है निकल +2, क्या दे दे कॉपर +1, जिंक +2, ठीक है, रैंडमली लिखे मैंने। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, वापस से वही पहले एक एक तत्व लिख लेते हैं। तो कौन सा तत्व है सबसे पहले अपने पास में टाइटेनियम +4, फिर कौन है वेनेडियम +4, फिर कौन है Mn+2, उसके बाद में Fe+2, उसके बाद निकल +2, उसके बाद में कॉपर +1 और लास्ट में जिंक +2। देखो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, सारे गए, n की वैल्यू 0, म्यू निकालते हैं, म्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी इसके लिए 0, सही है। सेकंड देखो वेनेडियम कितने नंबर पे आता है 23, 3d3 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दे रखी है 4, 2 ये गए 2 इसमें से गए, n की वैल्यू कितनी बची 1, तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1.7,
7 3 बताया था ना अभी। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एन एन प्लस टू। वहां से सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। जिसको सीधा नहीं आता वो प्रॉपर तरीके से कर सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एम एन प्लस टू 25 पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दे रखी है +2। दो गए, कितना बच गया 3d5। अब देखो कई बच्चों को है तो मैं ऐसे लिख के समझा देती हूँ। 3d5 का मतलब 1 2 3 4 5, सही है। n की वैल्यू कितनी बच गई 5। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 5.84। ओके नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है एफ ई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d6 4s2। कौन सी दे रखी है +2। दो इलेक्ट्रॉन गए, क्या बच गया 3d6। देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6। बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, तो अपन ने कहा अनपेड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी बचेगी अपने पास में यहाँ पर है 4 बचेगी। तो रखेंगे म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या अंडर रूट एन एन प्लस टू। यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.82। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है निकल +2। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था पहले लेक्चर में। तो 3d8 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दे रखी है +2। दो गए, क्या बच गया, तो अपन ने कहा 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पॉइंट जैसे मैंने लिख दिया 93। ठीक है नेक्स्ट देखिए कॉपर +1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 3d10 4s1। +1 है तो गया, क्या बचेगा, तो अपन ने कहा ये अपने पास बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अपने पास में टोटल है 10। एन की वैल्यू कितनी है 0। तो बताइए म्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जिंक +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। ये गया, वापस से क्या गया 3d10 सेम ही है, एन की वैल्यू भी सेम है, म्यू की वैल्यू भी सेम है। तो देखो अगर प्रकृति का क्वेश्चन पूछता तो ये कैसा होता प्रतिचुंबकीय। ठीक है ये कैसा होता अनुचुंबकीय, ये कैसा होता अनुचुंबकीय, ये भी कैसा होता अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय। बाकी सारे के सारे जिनके लिए म्यू बराबर 0 है वो कैसे हो जाते हैं प्रतिचुंबकीय। अब अपन से क्या पूछा था इसका क्रम, क्रम कौन सा पूछा था आरोही। तो देखो सबसे पहले 3 तत्व ऐसे हैं जिनके लिए 0 है, इनका तो म्यू सेम है तो लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले टाइटेनियम +4 बराबर है किसके कॉपर +1 के, ये बराबर है किसके जिंक +2 के। सही है इनसे ज्यादा किसका है, तो देखो ज्यादा वाला ढूंढो। सबसे ज्यादा इनके बाद में किसका है 1 वाला, तो कौन आ जाएगा वेनेडियम +4। इससे ज्यादा किसका है, तो ये एन की वैल्यू 2 आ रही है। 2 वैल्यू किसके लिए आ रही है निकल के लिए, तो इससे ज्यादा किसका आएगा निकल +2 का। निकल +2 से ज्यादा ढूंढते हैं तो अपन ने कहा निकल +2 से 2 के बाद में किसका आएगा, तो अपन ने कहा 2 के बाद में है n = 4 और 4 वाली वैल्यू किस में आएगी, तो अपन ने कहा यहाँ पर ये किस में है Fe में। तो इसके बाद कौन आ जाएगा Fe+2। Fe के बाद में कौन है n की वैल्यू 5 किसके लिए है Mn+2 के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ही दिए थे, तो इस तरह से अपन इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है एक चीज ध्यान रखना, क्या रखेंगे ध्यान, कि जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
समान होती है, समान होती है, उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान भी समान होता है। उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान भी समान प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है। दूसरा, जिनके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? जिन तत्वों में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, तो क्या कहेंगे? जिन तत्वों में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान भी उतना ही अधिक प्राप्त होता है, उतना ही अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, उसके लिए म्यू की वैल्यू भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है, तो यह था अपने लिए आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या था अपने पास में? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुणों में से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं अपन ने बात की। जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3D संक्रमण श्रेणी के लिए चुंबकीय गुणों को समझाइए, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे एक टेबल बना के एग्जाम में लिख के आ सकते हैं ताकि अगले को भी आसानी से समझ में आ जाए। चुंबकीय गुणों के लिए आपको बस 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या है? सबसे पहले तत्व है, लिख देंगे अपन इस तरह से। उनका क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन को पता होगा तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और 3D संक्रमण श्रेणी में जितने भी चुंबकीय गुणों के मान आते हैं वो केवल और केवल किसके कारण आते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलते ही क्या निकल जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण म्यू की वैल्यू। म्यू कितना आएगा? तो अपन ने कहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा उसके लिए म्यू का मान भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, और एक चीज अपन ध्यान रखेंगे कि जिस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी प्रकृति तो कैसी होती है? अनुचुंबकीय। और जिनमें इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? युग्मित अवस्था में, उनके लिए प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय प्रकृति और प्रतिचुंबकीय प्रकृति क्या होती है ये आपको मैंने बता दिया था कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं। ठीक है जी, तो ये अपना टॉपिक था आज का जिसमें अपन ने पढ़ा संक्रमण श्रेणी के लिए चुंबकीय गुणों के मान। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट गुण की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।